रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रुदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जब अल्फा पार्टिकल सामने गोल्ड फॉल के साथ कोलाइड होकर अलग अलग डायरेक्शन में गई तो कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे गए उसका इन्होंने ग्राफ बनाया। थीटा वर्सेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। उन्होंने देखा कि लो एंगल पे अल्फा पार्टिकल बहुत हाई है और जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे पार्टिकल कम होते। यहाँ सबसे ज्यादा समझो, यहाँ पे पार्टिकल्स है अप्रोक्सीमेट 10⁷ जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया पार्टिकल्स कम होते गए। और ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा, मतलब जीरो एंगल पे तो कोई नहीं मिला। इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है, समझो ये एटम है और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एकदम मिडल में है। अब जो अल्फा पार्टिकल, समझो यहाँ पे हमने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल रखे हैं, ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है। जो अल्फा पार्टिकल एग्जैक्ट मिडल पे है वो यहाँ से जाने के बाद अब अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव पार्टिकल है, अंदर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से वो वापस रिटर्न आता है। मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री पे वो सामने नहीं जाता क्योंकि स्क्रीन तो सामने लगी थी। तो जो पार्टिकल थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे है तो ये पार्टिकल आगे जब आता है, अगर प्लस प्लस आपस में रिपेल करते हैं तो उसकी वजह से ये ऐसा चला जाता है। जो पार्टिकल थोड़ा और ज्यादा ऊपर है उसको रिपल्जन थोड़ा कम होगा, दूर है डिस्टेंस तो स्कैटर्ड भी कम होगा। और जो पार्टिकल और ज्यादा ऊपर है वो स्ट्रेट निकल जाएगा, और ज्यादा ऊपर पार्टिकल और स्ट्रेट निकल जाएगा, और ज्यादा पार्टिकल ऊपर होगा वो भी स्ट्रेट निकल जाएगा। सेम नीचे भी ऐसा होता है, यहाँ के कुछ पार्टिकल स्ट्रेट चले जाएंगे, एकदम जो पास में होगा वो ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, थोड़ा दूर होगा वो थोड़ा कम स्कैटर्ड होगा, और फिर जो नीचे होगा वो स्ट्रेट निकल जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? सामने जा रहे हैं, लेकिन जीरो एंगल पे कोई नहीं है। तो जीरो एंगल पे तो कोई नहीं, बाकी थोड़ा एंगल ज्यादा होगा, समझो एंगल है 2 डिग्री या 3 डिग्री, उस पर बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे। और ज्यादा एंगल बढ़ेगा क्योंकि स्क्रीन जो थी ना वो स्क्रीन यहाँ लगी थी बड़ी, ये स्क्रीन थी, तो यहाँ पे जो एंगल मिलेंगे यहाँ यहाँ ये छोटे एंगल्स हैं, सॉरी बड़े एंगल्स हैं। तो जीरो पे तो कोई नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बहुत सारे, फिर धीमे धीमे डिग्री बढ़ती गई और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते गए? कम होते गए। तो यहाँ से कंक्लूजन यही निकलता है कि जो एटम के अंदर है वहां जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम में नहीं फैला, क्योंकि अगर समझो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला होता तो सारे पार्टिकल यहीं से वापस मुड़ जाते, सारे टर्न हो जाते, कोई आगे जा ही नहीं पाता। क्योंकि अगर पूरा पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल कर जाते। समझ में आई बेटा सबको बात? ये क्लियर एवरीवन? यस सर। दूसरी बात,
कि इसमें आसपास का पूरा पोर्शन खाली है, इसीलिए ये सारे जो है वो निकल गए हैं। मतलब कि एटम का जो पूरा मास है वो बहुत ही छोटी जगह में कॉन्सेंट्रेट है, उसको उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। और बाकी मोस्ट ऑफ पार्ट एटम का जो है वो एम्प्टी है। तो इसने ये तो बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है, बहुत ही छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मोस्ट ऑफ एटम जो है वो क्या है, एम्प्टी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है, उसने बोला कि नेगेटिव चार्ज एटम के आसपास रिवॉल्व करते हैं। नेगेटिव चार्ज एटम के आसपास रिवॉल्व करते हैं। कैसे रिवॉल्व करते हैं, क्या पाथ है, स्टेबिलिटी क्या है, वो उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आसपास घूम रहे हैं तो क्या, कौन से ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो उसने बोला वो ऑर्बिट कोई भी हो सकती है। लेकिन कोई भी अगर ऑर्बिट होगी तो उस वक्त क्या होगा कि समझो ये न्यूक्लियस है और समझो एक ऑर्बिट जो है वो हमने यहाँ बनाई, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब रोटेशनल मोशन करता है, कौन सा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन मोस्टली एक्सेलरेटेड मोशन है। तुम्हें पता होगा A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है। अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आएगा, अंदर वाली। और धीमे धीमे ऑर्बिट छोटा छोटा वो जो पाथ है वो स्पाइरल बनाता जाएगा, और स्पाइरल बनाते बनाते एक बार न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। तो उस वक्त एटम की स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ एटम एक्चुअल में तो स्टेबल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्यों है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब रदरफोर्ड का मॉडल 70% सही था कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा मास छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, आसपास का पूरा स्पेस जो है वो एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व करते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का क्या तरीका है, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते, वो ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी सिंपल भाषा में स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ में आया बेटा सबको बात, क्लियर एवरीवन? यस सर। किसी को डाउट इसमें, पता चला पूरा? ये कौन सा था, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें जो सबसे बीच वाला पोर्शन है, मतलब कि ये वाला न्यूक्लियस वाला, तो देखो ध्यान से कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ कोलाइड करके वापस चला गया। तो ये जो कॉलिजन होता है यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं हेड ऑन कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन, हेड ऑन। हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रुकता है, फिर रिटर्न हो जाता है। मतलब यहाँ से समझो स्पीड में आया, 100 की स्पीड से आया, आगे आते आते 100 स्पीड 90 हो गई, 80 हो गई, 70, 60, 40, 30, 20, 10, यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, 0 होने के बाद वापस रिटर्न। तो जहां से रिटर्न होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये वाला बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा। समझो इसको नाम देते हैं हम आर। इस आर को हम नाम क्या देते हैं, ये जो आर है इस आर को हम नाम देते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इससे ज्यादा कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में नहीं गया। तो क्वेश्चन ये है कि ये डिस्टेंस मेजर कैसे करें। तो सिंपल बात है, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से एंट्री की, यहाँ पे जाके रुक जाता है, इसका मतलब इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाती है, पोटेंशियल में। और तुम्हें पता होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला थी 1/4πε0 Q1 Q2 by R। अरे K Q1 Q2 by R, चैप्टर 2, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, जिसमें Q1 चार्ज अल्फा पार्टिकल का है, अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है 2e, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन है। Q2 चार्ज किसका है,
न्यूक्लियस का चार्ज, अब न्यूक्लियस अगर गोल्ड का है तो उसमें 79 प्रोटॉन्स होते हैं, किसी और का है तो अलग टाइप के प्रोटॉन होंगे। तो Q2 को हम लेते हैं ZE, या Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो K मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमको पता होगी, Q1 2 ही है, Q2 Z ही है, R हमको R फाइंड करना होगा। तो R हम इसको सब्जेक्ट बना के फाइंड कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आई बेटा बात? किसी को डाउट यहां तक? नो सर। एक बार खाली ये फॉर्मूला लिख दो, ऊपर लिख दो हेडिंग क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये फॉर्मूला काम आती है। लिख लिया सबने? नो सर, नो सर। हाँ बेटा। सर ये थियरी पूछे क्या? हाँ मैं बताता हूँ क्या लिखना है इसमें। हटा दो बेटा, हो गया। सर ये Q1 और Q2 टू ही था, इक्वल टू। Q1 2 ही, Q2 Z ही, Z मतलब एटॉमिक नंबर। और सर ये K में मतलब कुछ नहीं काइनेटिक समझ में एनर्जी आया। दी होगी अल्फा पार्टिकल की। हाँ सर। K मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। एक बार ये देख लो, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक की प्रिंट कि ये तुम्हारा है अल्फा पार्टिकल का, ऐसे तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर ये, या फिर ये भी ड्रॉ कर सकते हो, उसकी जगह ये वाला ड्रॉ करना तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ये लीड ब्रेक्स, ये सोर्स ऑफ अल्फा, ये गोल्ड फॉइल, और ये स्क्रीन जिंक सल्फाइड की। उसके बाद ये है इसका रिजल्ट, मैंने तुम्हें बताया था कि जीरो एंगल पे कोई नहीं मिला था, जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे नंबर्स क्या होते गए, कम होते गए। समझ में आई बेटा बात? हाँ सर। फिर आगे ये हमने जो अभी डिराइव किया, ये फोर्स है के क्यू इंटू बाय आर स्क्वायर। फिर देखो ये अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। ये सबसे सेंटर वाला है, नीचे दिखा ये सबसे सेंटर वाला, ये टच होके वापस, इसके जस्ट ऊपर वाला स्कैटर्ड, इसके जस्ट और ऊपर वाला स्कैटर्ड बट थोड़ा कम, इसके जस्ट और ऊपर वाला स्कैटर्ड लो, इसके ऊपर वाला बहुत कम, इसके ऊपर वाला और कम, उसके बाद तो इसी सब जो सीधा जा रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ जो ऊपर वाले होंगे वो सब सीधे जाएंगे, जो एकदम नजदीक होंगे वो स्कैटर्ड करेंगे अलग अलग एंगल पे। समझ में बेटा बात? पता चला ये डायरेक्शन? हाँ सर। अच्छा इसमें बी दिख रहा है, स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या है भाई? सेंटर लाइन के साथ डिस्टेंस। इस बी को हम नाम देते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो ये इम्पैक्ट पैरामीटर वर्ड दिखा है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर। जितना इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा उतना एंगल छोटा, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा उतना एंगल क्या होगा? छोटा। In case of vertical horizon, the impact parameter is minimum and the alpha particle rebounds. For large impact parameter, the alpha particle goes nearly undeviated, has a small deflection. जितना impact parameter बड़ा होगा उतना डेविएशन क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा।
आई बात समझ में बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? नो सर। तो ये कौन सा था तुम्हारा एक्सपेरिमेंट? रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली में तुम्हें बताया नाम तो रुदरफोर्ड का है, लेकिन रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को किया नहीं था, उसने सिर्फ डिजाइन बनाया था। किया किसने था? उसके दो स्टूडेंट्स थे, गाइगर और मार्सडन। देखो इसमें नीचे नाम भी लिखा है, गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। मतलब है रुदरफोर्ड का डिजाइन, लेकिन किया किसने था? उसके दो स्टूडेंट्स थे, गाइगर और मार्सडन। समझ में आई सबको बात? तो तुम्हें ये एक बार अच्छे से रीड भी करना है पूरा। इसके दो पूछते हैं, पहले पूछते हैं एक्सप्लेन गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, तो सिर्फ तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताना है। और दूसरा पूछते हैं एक्सप्लेन रिजल्ट्स, तो रिजल्ट में तुम्हें ये ग्राफ ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब रिजल्ट्स अलग आते हैं और एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट अलग आता है। आई बात समझ में बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर। इसके बाद तो बाकी बाद में स्टार्ट होगा नया टॉपिक, वो आएगा। तीसरा था, तुमने शायद पता होगा, बोहर मॉडल, नील बोहर, नाम सुना है? हाँ सर। तो पहले आता था थॉमसन, उसके बाद आया रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड क्या आएगा? नील बोहर। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और जो दूसरा वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।